लेकिन सत्ता में आज पहले आपको दिल्ली ब्लास्ट की ऐसी कुंजी दिखाएंगे जिसमें एक सवाल है, क्या अब भी बहुत बड़ा खतरा बाकी है? 300 किलोग्राम विस्फोटक की कहानी है क्या, जिसकी तलाश अब भी की जा रही है? साथ ही वो 3 चेहरे जिनके राज बड़े गहरे हैं। सबसे पहले नाम एक मौलवी का है। दावा है कि इसी मौलवी ने डॉक्टरों का ब्रेन वॉश किया, उन्हें आतंकी बनाया। अब पुलिस के हाथ इस मौलवी तक पहुंच चुके हैं। दूसरा चेहरा डॉक्टर शाहीन सईद, वो महिला आतंकी जिसने पुलिस के सामने कुछ डराने वाली जानकारी दी है। और तीसरा चेहरा तनवीर अहमद राठरे का, जो इस वक्त जांच एजेंसियों के रडार पर है। वजह क्या है, थोड़ी देर में यह भी पता चल जाएगी। लेकिन पहले आपको इरफान नाम के ऐसे मौलवी से मिलवाते हैं जिसे लेकर दावा यह है कि वो मौलवी के वेश में आतंक का सेवक था। आरोप है कि यह रहता तो जम्मू कश्मीर के शोपियां में था, लेकिन आदेश मसूद अजहर के आतंकियों के मानता था। अब इस मौलवी का नाम दिल्ली ब्लास्ट में आया है। इसे आप ब्रेन वॉश का हेड मास्टर भी कह सकते हैं, जो अपने नाम के साथ सुविधा के अनुसार कभी इमाम, कभी मौलवी और कभी मुफ्ती का दर्जा जोड़ लेता था। अब उसी इरफान अहमद को लेकर दावा है कि इसी ने दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल आतंकियों का ब्रेन वॉश किया था और उन्हें आतंकी बनाया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकियों का जैश लश्कर के आतंकियों के फूलों से हुआ स्वागत। पीओके के कोटली में लश्कर की बड़ी मीटिंग हुई। लश्कर के टॉप लीडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ की जो मीटिंग है वो भी हुई है। तो देखिए, आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी भी सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली के ब्लास्ट के बाद आतंकियों ने जश्न मनाया है। लश्कर के आतंकियों का फूलों से स्वागत किया गया है। पीओके के कोटली में लश्कर की एक बड़ी मीटिंग हुई। लश्कर के टॉप लीडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ की ये मीटिंग थी और इसमें फूल मालाओं से दिल्ली ब्लास्ट के बाद जश्न मनाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए किस तरह से पाकिस्तान से और जैश से और लश्कर से इसका सीधा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकियों का जश्न दिखाई दिया है। पीओके के कोटली में लश्कर की एक बड़ी मीटिंग हुई और लश्कर के टॉप लीडर इसमें शामिल थे। अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ की मीटिंग थी जिसमें जश्न मनाते हुए वो दिखाई दिए हैं। फूलों से स्वागत किया गया है आतंकियों का। तो देखिए, ये एक तरफ दिल्ली में ब्लास्ट हुआ जिसमें सीधे तौर पर लश्कर और जैश का हाथ था और वो किस तरह से शामिल थे, वहां से वो किस तरह से आतंकियों की मदद कर रहे थे, ये जानकारियां अब निकल कर सामने आ रही हैं। वहीं एक और बड़ी जानकारी आ रही है, वो ये कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकियों ने जश्न मनाया है। लश्कर के आतंकियों का फूलों से स्वागत किया गया है। पीओके के कोटली में देखिए ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। पीओके के कोटली में लश्कर की बड़ी मीटिंग थी। लश्कर के टॉप लीडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ इस मीटिंग में मौजूद थे। देखिए किस तरह से फूलों से स्वागत किया गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये तस्वीरें आई हैं सामने पीओके से, जहां पर जैश और लश्कर में किस तरह से एक मीटिंग के दौरान आतंकियों का स्वागत किया गया है, उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई हैं, स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें देखिए अब पीओके से सामने आई हैं जिसमें अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लश्कर के आतंकियों का फूलों से स्वागत किया गया। इस बैठक में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी पीओके में। एक तरफ दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और अभी तक जो मॉड्यूल था, जो कश्मीर मॉड्यूल है, जो फरीदाबाद मॉड्यूल है, जिसमें कश्मीर से मौलाना की गिरफ्तारी हुई है, मौलाना इरफान की, मौलवी इरफान की, और उसके तार किस तरह से सीधे तौर पर पीओके में बैठे आतंकियों से जुड़ रहे हैं, जैश से जुड़ रहे हैं, लश्कर से जुड़ रहे हैं, वो जानकारियां अब सामने आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये जानकारी भी सामने आई है कि किस तरह से, देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये हम आपको पीओके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीओके में कोटली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें आतंकी पहुंचे थे शिरकत करने के लिए और आतंकियों का किस तरह से स्वागत किया गया उसकी जानकारी सामने आई है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहले फूल बरसाए गए, फिर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकियों का ये जश्न दिखाई दिया है पीओके में। पीओके में बैठे जैश और लश्कर के कमांडर्स के साथ किस तरह से संपर्क में थे। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर और उनको गाइड करने वाला, उनको रास्ता दिखाने वाला, उनका ब्रेन वॉश करने वाला इरफान, जिसे गिरफ्तार किया गया है जम्मू कश्मीर से, और उसके सीधे तौर पर संपर्क किस तरह से जैश और लश्कर के कमांडर्स से थे, आतंकियों से थे, वो भी सामने आ चुका है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद किस तरह से देखिए जश्न मनाया गया है, क्योंकि मौलवी इरफान की फंडिंग जैश द्वारा ही की गई। ज़कात के नाम पर ऐसा कहा जा रहा है कि फंड जुटाया जा रहा था। विस्फोटक खरीदने और रेकी में फंड के इस्तेमाल का शक भी जाहिर किया जा रहा है।
ये शक जाहिर किया जा रहा है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जो फंडिंग है वो दरअसल मौलवी इरफान ने की और मौलवी इरफान को ये फंड जैश की तरफ से दिया गया था। और अब जैश और लश्कर के आतंकी जश्न मना रहे हैं पीओके में। तो अब मौलवी इरफान अहमद को लेकर यह शक है कि फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड वो खुद हो सकता है जो जैश के मैसेंजर के तौर पर काम कर रहा था। लंबे समय से जांच एजेंसियों की नजर थी इस पर, लेकिन अब दिल्ली ब्लास्ट के साथ ये शक और गहरा हो गया है। बड़ी बात यह है कि आरोपों के अनुसार डॉक्टरों को आतंकी बनाने वाले इस मौलवी को पुलिस ने जम्मू कश्मीर के शोपियां से गिरफ्तार कर लिया है। वैसे तो मौलवी इरफान दिखाने के लिए श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल स्टाफ के रूप में काम करता था, लेकिन दावा है कि असलियत में वो जैश ए मोहम्मद का मोहरा है और उसी के लिए काम करता था। हर आतंकी की तरह मौलवी इरफान का भी एक मकसद था जिसे उसने पूरा भी किया। पहला काम था फरीदाबाद मॉड्यूल में डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करना और उन्हें आतंकी बनाना। दूसरा मकसद था मेडिकल कॉलेज के कई छात्रों को कट्टरपंथी बनाना। आतंक के इस गुरु का भी एक गुरु था जिसका नाम है मसूद अजहर, यानी जैश ए मोहम्मद का हेड। आशंका है कि मौलवी इरफान जैश ए मोहम्मद के साथ आतंकियों की एक और ब्रांच अंसार गजवतुल हिंद से भी जुड़ा हुआ था। ये जानकारी भी अब सामने आ चुकी है कि मौलवी इरफान अहमद कैसे लोगों का ब्रेन वॉश करता था, उसकी सामग्री क्या थी। सूत्रों के अनुसार दावा है कि ये मौलवी पहले छात्रों को आतंकियों के वीडियो दिखाता था, इसके बाद उनमें आतंकी बनने के लिए जोश भरता था और फिर जन्नत के सपने दिखाकर उनका ब्रेन वॉश करता था, जैसे उसने आतंक के डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील के साथ भी किया। दावा है कि मौलवी ने टेलीग्राम और थ्रीबा पर कुछ अकाउंट भी बनाए थे जिनमें फिदाइन हमलावर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी जुड़े हुए थे। हालांकि ब्रेन वॉश और मास्टरमाइंड वाले आरोपों पर मौलवी इरफान के परिवार का क्या कहना है, ये भी आप एक न्यूज रील में देखिए। मौलवी इरफान के घर में है और ये शुपियन में स्थित है। और बता दें आपको कि जो अभी तक इरफान पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो परिवार है वो डरा सहमा है। कहीं ना कहीं जो है ये भी इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी सरप्राइज है कि किस तरीके से ऐसा हो रहा है। आपको कब पता चला कि इरफान गिरफ्तार हो गया? 18 अक्टूबर को सो गया, बिस्तर में उसको ले गया। अच्छा, हाँ। तो श्रीनगर से पुलिस आई थी? हाँ, श्रीनगर से पुलिस आई। क्या कुछ बताया गया था उस टाइम? हमने उनको बोला इसका इल्ज़ाम बोलो, किस इल्ज़ाम से इनको गिरफ्तार करते हैं। उनको बोला, उन्होंने वहाँ से वापस जवाब दिया, आपके क्या डीसी हैं, एमएलए हैं, आपको बताएंगे। तो 1 महीना होने लगा बंद। अब जब कल ये ब्लास्ट की बात आ गई, अब इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, ये कौन सी बात है? ये तो सरासर इल्ज़ाम है उस पर, ये तो कोई साजिश है उसके खिलाफ। कहाँ से डॉक्टर को हैंडल करेगा, डॉक्टर को कुछ सिखाएगा? डॉक्टर की लेवल अलग होती है। ये तो एक अनपढ़ था, खाली दरसगाह में उसने तालीम हासिल की। दरसगाह में कौन सी तालीम हासिल होती है? खाली कुरान की। इंग्लिश नहीं वहाँ पे हासिल होता है, उर्दू वहाँ पे नहीं हासिल होता है। फिर डॉक्टर को कैसे वो हैंडल करेगा? तो ये कर वो कर। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता है, ये सरासर इल्जामात हैं। पुलिस आई है क्या इस घर? नहीं, यहाँ नहीं आई, कभी नहीं आई है। बस 18 अक्टूबर को आई है, उससे पहले कभी मैंने नहीं देखा है। और अब बात आतंक के दूसरे चेहरे की, जिसकी आज बहुत चर्चा हो रही है। नाम है डॉक्टर शाहीन सईद, जो सिर्फ नाम की डॉक्टर थी। असल में वो अल फलाह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर डॉक्टर मुजम्मिल शकील के साथ जैश के फरमान का पालन कर रही थी। अब शाहीन सईद ने पुलिस पूछताछ में जो कुछ बताया है वो चौंकाने वाला है। डॉक्टर शाहीन सईद के अनुसार वो पिछले 2 वर्षों से हमले की तैयारी कर रही थी। विस्फोटक को जमा करने की जिम्मेदारी शाहीन सईद के पास ही थी और शाहीन ने खुद ये बताया है कि वो ये काम पिछले 2 साल से कर रही थी। इसके पीछे कई आतंकी थे शाहीन की जो मदद कर रहे थे। अब ये बात भी सामने आ चुकी है कि शाहीन शाहिद जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। वो भारत में जैश की महिला विंग की चीफ थी और इस डॉक्टर आतंकी शाहीन सईद के पास ही भारत में आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी भी थी। आज हम आपको सफेद कोट से आतंक के नेटवर्क तक का सफर करने वाली आतंकी शाहीन सईद की कुछ पुरानी तस्वीरें भी दिखाते हैं जो वर्ष 1996 की बताई जा रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाहीन ने 1996 बैच में MBBS में दाखिला लिया था।
MBBS की पढ़ाई और इंटर्नशिप 2002 में पूरी की। इस दौरान डॉक्टर शाहीन मेडिकल कॉलेज कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहती थी। वैसे ये बताया जा रहा है कि वो पहले भी धार्मिक रूप से कट्टर थी। शाहीन सईद को लेकर उसके भाई और पूर्व पति ने TV9 भारतवर्ष को जो कुछ बताया है उसे भी आपको सुनना चाहिए। शाहीन शाहिदा इस पूरे मामले में काफी अहम कड़ी हो जा रही है, जो पुलिस के हाथ में और जो रोज नए खुलासे कर रही है। और ये साफ हो रहा है कि शाहीन शाहिदा लगातार इन टेररिस्ट ग्रुप के संपर्क में थी और विस्फोटकों को वो भी इकट्ठा कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2900 किलो विस्फोटक तो फरीदाबाद से रिकवर हो गया, लेकिन क्या इन लोगों ने कहीं और भी विस्फोटक छुपा कर रखे हैं, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी घटना में उनका इन्वॉल्वमेंट जब बताया जा रहा है, आपको यकीन हो रहा है कि ऐसा हो सकता है? क्या सोचते हैं आप? यकीन कुछ नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है? डॉक्टर पेशे में, हाँ, पढ़े लिखे लोग में कैसे? इतनी मुश्किलों में पढ़ाया मैं फादर ने, तो नहीं लगता ना। हमको नहीं लग रहा कि परवेज जो है, मतलब जो आज नाम जो आया परवेज का, तो हमको नहीं लग रहा कि परवेज है लिप्त है। शाहीन भी लिप्त नहीं है। तो शाहीन अपने परिवार के साथ रहती थी ना, परवेज, दोनों अलग थलग रहते थे बिल्कुल। हाँ, तो वो बात वही तो तलाक भी हो गया था। हाँ, वो तलाक हुआ था। उसके बाद 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उतना कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कुछ पता था, और जब से वो कहीं है तब से उन सब मेरा कोई कंटैक्ट नहीं था, नहीं वही मेरे बच्चों को कंटैक्ट था। हम चूँकि दोनों लोग डॉक्टर थे, दोनों लोग सर्विस में थे, तो भाई उनका इरादा ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में कहीं पे सेटल हो जाएं, क्योंकि उनके बहुत सारे जो ऑफर्स आ रहे थे। एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा करते हैं, चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था नहीं, और हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट में एक नया नाम सामने आया है, जिसे आप आतंकियों की नई ब्रांच भी कह सकते हैं। ये नाम है PAFF, जिसका कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से बताया जा रहा है। PAFF मतलब पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, यानी PAFF ये आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का शैडो ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है। ये जम्मू कश्मीर में PAFF के नाम से उसी तरह ऑपरेट करता है जैसे लश्कर ए तैयबा TRF के नाम से करता है। सूत्रों के मुताबिक PAFF का प्रवक्ता तनवीर अहमद राठरे है, जो सुरक्षा बलों पर हर हमले के बाद प्रेस रिलीज जारी करता था। सुरक्षा एजेंसियों को लंबे समय से शक था कि तनवीर अहमद राठरे उसका असली नाम नहीं है। अब जांच एजेंसियां डॉक्टर अदील अहमद राठरे से पूछताछ कर रही हैं। लेकिन दिल्ली धमाके की जांच के बीच एक सवाल अब भी बना हुआ है, क्या अब भी कोई बड़ा खतरा बाकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस फरीदाबाद में मुजम्मिल शकील के पास से 2900 किलो जब्त कर चुकी है अमोनियम नाइट्रेट, लेकिन अभी 300 किलो विस्फोटक की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से 3200 किलो विस्फोटक लाया गया था, जो फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी किया गया था। इसमें से 300 किलो विस्फोटक अभी नहीं मिला है। मतलब सुरक्षा एजेंसियों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है बचे हुए 300 किलोग्राम के अमोनियम नाइट्रेट को बरामद करना। वैसे इस बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। पुलिस ने लाल रंग की उस इको स्पॉट्स को बरामद कर लिया है, जिसकी तलाश लगातार जारी थी। इस कार को फरीदाबाद के कंदावली गांव से जब्त किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इको स्पॉट्स आतंकी उमर के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, जिसने लाल किले के बाद I-20 में ब्लास्ट किया था। हालांकि इको स्पॉट्स कार का पहला मालिक देवेंद्र को बताया जा रहा है। ये नाम I-20 कार से भी जुड़ चुका है। पुलिस को इको स्पॉट्स का रंग बदले जाने का भी शक है। ये कार सीलमपुर के पते पर रजिस्टर्ड है, जिसकी तलाश पुलिस की 5 टीमें बड़ी शिद्दत से कर रही हैं, जो अब मिल चुकी है। मतलब ये कि दिल्ली ब्लास्ट के अभी और कई राज सामने आना बाकी हैं। सत्ता में लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान की दूसरी मुसीबत की, जिसका नाम है तालिबान, जिसके डर से पाकिस्तान इस वक्त कांप रहा है, जिसके डर से शहबाज और मुनीर की सत्ता सदमे में है। बौखलाहट में पाकिस्तान के मंत्री और नेता धमकियों की बमबारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की घबराहट को आप वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की एक नई धमकी से समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जंग की स्थिति में है, पाकिस्तान तालिबान पर अटैक कर सकता है। कहानी यह है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच हाल में ही 2 बार युद्ध हो चुका है। अब तीसरे राउंड के युद्ध का माहौल बन रहा है।
वॉर 3 का परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूरी तरह से युद्ध वाले मोड में आ चुके हैं। अब दोनों देशों में युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं रह गया है, शांति वार्ता का भी कोई मतलब नहीं रह गया है। पाकिस्तान की तकलीफ को और विस्तार से आइए समझते हैं। दरअसल टीटीपी ने इस्लामाबाद कोर्ट परिसर में हुए धमाके की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी। टीटीपी ने जब से जिम्मेदारी ली है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री असहज हैं, हमले की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरा पाकिस्तान जंग की स्थिति में है। उन्होंने ये भी कहा है कि टीटीपी का हमला पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है। उन्होंने कहा है कि टीटीपी से जंग सिर्फ ड्यूरन लाइन तक ही नहीं रही है, बल्कि ये अब इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में हमलों के पीछे तालिबान सरकार की सीधी भूमिका है। इसके जवाब में तालिबान की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान बार बार अपने राजनीतिक मुद्दों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ 90 सेकंड में देखिए कैसे तालिबान और पाकिस्तान बम, मिसाइल और टैंक वाले युद्ध से पहले जुबानी फायरिंग कर रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दरअसल हो क्या रहा है, कैसे युद्ध वाले शोले भड़क रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनाती बढ़ गई है। पाकिस्तान के अंदर कई जगह पर बड़ी सैन्य मूवमेंट का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उधर अफगान सीमा पर सैनिकों की नई तैनाती शुरू हो गई है। सीमा पर हथियार और गोला बारूद भेजा जा रहा है। आप ये समझिए कि हालात बिगड़े कैसे हैं। दरअसल टीटीपी ने इस्लामाबाद कोर्ट धमाके की जिम्मेदारी ली है। कोर्ट के अंदर घूमने में नाकाम होने पर पुलिस वैन को टारगेट किया गया था। इतना ही नहीं, टीटीपी ने और हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान में टीटीपी के टारगेट पर गैर इस्लामी कानूनों के तहत फैसले देने वाले जज और वकील हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस साल पाकिस्तान में टीटीपी के अब तक 600 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। 2024 में 482 हमलों की टीटीपी ने जिम्मेदारी ली थी, जिसमें से 558 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी का रिमोट अफगानिस्तान के पास है। यही वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध वाला पैनिक बटन दब चुका है। बात करते हैं राजनीति की। बिहार की राजनीतिक खबरों की तरफ चलते हैं, जहां नतीजों वाले तूफान से पहले इंतजार वाला सन्नाटा है। कुछ आशंकाएं हैं और कुछ जगह पर चुपचाप वाली तैयारी भी है। राजनीतिक दलों के प्रवक्ता तो जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन बड़े नेता अब नतीजों के बाद ही बात करने के मूड में हैं। इसलिए नेताओं के दावे वाली खिड़कियां फिलहाल बंद दिख रही हैं। इस तरह के राजनीतिक इंटरफेस में बिहार की राजनीति से दो तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें एक बाहुबली को चुनाव जीतने की उम्मीद है और इसके लिए वो अभी से रसगुल्ले बनवा रहा है। दूसरी तरफ चुनाव के बाद कुछ विधायक आत्मा की आवाज पर पार्टी बदल ना लें, ये देखते हुए उन्हें दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। पहली खबर मोकामा से है। ये बिहार का वो विधानसभा क्षेत्र है जो इस चुनाव में काफी चर्चा में रहा। यहां से जेडीयू की तरफ से आपराधिक छवि वाले अनंत सिंह और आरजेडी की तरफ से आपराधिक छवि वाले सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा देवी उम्मीदवार हैं। यहां चुनाव के दौरान एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, जिसके आरोप में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब मामला यह है कि नतीजे अभी आए नहीं हैं, 36 घंटे का इंतजार है। लेकिन अनंत सिंह का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि भोज की तैयारी हो रही है। इसे आप महाभोज भी कह सकते हैं। इसके लिए एक पोस्टर जारी किया गया है। इसमें लिखा है, मोकामा विधानसभा क्षेत्र के समस्त एनडीए कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों के लिए आमंत्रण है। आगे 14 नवंबर और पता लिखा हुआ है। कुछ फोन नंबर्स भी दिए गए हैं। यानी इस महाभोज की तैयारी के साथ साथ औपचारिक निमंत्रण का भी ध्यान रखा गया है। अब बिना नतीजे आए ही अनंत सिंह के पटना के मॉल रोड वाले आवास पर बड़े पैमाने पर भोज और जश्न की तैयारी हो रही है, तो इसकी चर्चा भी खूब है। इस भोज के लिए खुला निमंत्रण है, इसलिए तैयारियां भी बड़ी हैं। महाभोज के लिए 23,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में टेंट और पंडाल लगाया गया है। भोज में 50,000 लोगों को खिलाने पिलाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। हलवाइयों की एक बड़ी टीम अनंत सिंह के आवास पर काम में लग गई है। अगले 2 दिन तक 2 लाख रसगुल्ले बनाए जाएंगे। इसमें 1 लाख गुलाब जामुन और 1 लाख सफेद रसगुल्ले बनेंगे। मिठाइयां बनाने के लिए 2 टैंकर दूध मंगवाया गया है। मिठाइयों के लिए जो दूध आया है उसकी कीमत 6 लाख रुपए है।
4-4, 5-5 मिठाइयाँ है, पूड़ी है, सब्जी है, हलवा है। रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट तो एकदम निश्चित है। जोड़ घटाव क्या करना है, जीत रहे तो जीत रहे। ये होता है कॉन्फिडेंस। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। कितने लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं की जा रही है? अनंत में जितने लोग आ सकते हैं, अनंत लोगों दरबार की कोई खुला है। गिनती नहीं है? नहीं, लोग गिनती मिठाइयों खिलाने में, खानों खिलाने में गिनती होता है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा हाई नहीं है? तो कॉन्फिडेंस जनता से आती है, जनता मेरे साथ है तो कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा। 365 दिन जनता के लिए लगे हुए अनंत बाबू। तो कुछ आकलन भी है कि कितने वोटों से जीत जाएंगे? 25,000 प्लस। आज हम लोग को आशीर्वाद मोकामा के जनता मालिक दे के भेजे हैं कि जाइए अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए। हम लोग आशीर्वाद दे दिए, प्रचंड बहुमत से हम लोग का विजयी होने वाला है। हम लोग ऐसा 2005 से कर रहे हैं कि पहला बार नहीं है। 2005 से ही हम लोग पहले ही कर लेते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं, सब अनंतमय है। मौजूदा स्थिति यह है कि अनंत सिंह के आवास पर चारों तरफ मजदूर काम कर रहे हैं। आवास के बाहर के परिसर में मैदान को समतल किया जा रहा है। जहां गड्ढे थे वहां जेसीबी से मिट्टी डालकर उसे भरा गया है। ग्राउंड की पूरी साफ सफाई की जा रही है। पिछले 3 दिनों से 25 मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। पूरे मैदान को बराबर किया गया है। 2 बुलडोजर काम कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा बांस मंगाए गए हैं, यानी इंतजाम काफी बड़ा है। लगता है अनंत सिंह को काफी बड़ी जीत की उम्मीद है। वैसे तो अनंत सिंह खुद जेल में हैं, लेकिन हमने उनके समर्थकों से बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अनंत सिंह के घर पर अभी से, पटना में जो घर है उनका, उस घर पर अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। लोगों का स्वागत किया जा रहा है और अभी से स्वागत के लिए बैनर और पोस्टर ये सब लगा दिए गए हैं। परिणाम 14 नवंबर को आएगा, लेकिन आज से ही अनंत सिंह के आवास पर बड़ी तैयारियां यहाँ पे शुरू हो गई हैं। बांस, बल्लियां, टेंट गिरने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर मजदूर भी आ गए हैं। हलवाई मिठाई से लेकर के और तमाम तैयारियां यहाँ पे शुरू हो गई हैं। ये आप देखिए टेंट है, ये टेंट यहाँ लोग बैठेंगे, बैठ करके लोग भोजन करेंगे। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। एक बड़े हिस्से में टेंट लगाया गया है, दरी बिछाई जा रही है, गद्दे लगाए जा रहे हैं। जो लोग आएंगे मोकामा से या फिर जो उनके समर्थक बाहर से भी आएंगे, उनके लिए रुकने की यहाँ व्यवस्था की जा रही है। रसगुल्ला तैयार कर रहे हैं आप लोग? हाँ, यहाँ रसगुल्ला बनाया जा रहा है। यहाँ देखिए, इधर आपको दूध दिखेगा कई जगहों पर। कितना रसगुल्ला बन रहा है? कितना रसगुल्ला बन रहा है? कितना बन रहा है? 2 लाख। 2 लाख रसगुल्ले तैयार किए जा रहे हैं। 50 लोगों की टीम है जो खाना बनाने में लगी हुई है। तरह तरह की मिठाई, व्यंजन ये सब बनाने में और ये पकाने में अभी से ये टीम लग गई है। कुल 9 चूल्हे यहाँ जलाए गए हैं और इसके ऊपर में आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े बर्तन रखे गए हैं और उसमें मिठाइयाँ तैयार हो रही है, उसमें पकवान पकाए जा रहे हैं। चूँकि अनंत सिंह तो जेल में है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जीत तय है। एग्जिट पोल में भले ही जो कुछ भी हो, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसीलिए उन लोगों ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। एक तरफ अनंत सिंह रसगुल्ले बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ विधायकों को सेफ हाउस में भेजने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन ने विधायकों को टूट से बचाने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। अगर मामला फंसा तो विधायकों को तोड़ा ना जा पाए, इसके लिए अभी से प्लान बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के विधायकों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने की तैयारी है। जहां इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, वहां उन्हें भेजा जा सकता है। प्लानिंग है कि नतीजों के बाद आरजेडी अपने विधायकों को पटना बुलाएगी और महफूज रखेगी। छोटे दलों में टूट का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुकेश सहनी अपने विधायकों को जीत के बाद फौरन पटना बुलाकर विशेष विमान से इंडिया गठबंधन की साथी ममता बनर्जी की सरकार वाले करीबी राज्य बंगाल भेज देंगे। वहीं कांग्रेस ने विधानसभावार और जिलेवार अपनी पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि जीतते ही विधायकों को अपनी निगरानी में पटना लेकर आएं, जहां से उनको अपनी सरकार वाले राज्य कर्नाटक या तेलंगाना शिफ्ट किया जाएगा। संभवतः कांग्रेस आईपी गुप्ता के दल के विधायकों का जिम्मा भी उठाएगी। इसका भी ऑफर उसने दिया है। इसके अलावा जो निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं और वो महागठबंधन के साथ आते हैं, उनको भी साथ लिया जाएगा। यानी नतीजों के तुरंत बाद तोड़ फोड़ पर प्लास्टर लगाने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है।
हालांकि बिहार चुनाव पर हुए ज्यादातर एग्जिट पोल का यह मानना है कि नतीजे एनडीए के पक्ष में रहने वाले हैं। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और निठारी कांड में आए अहम फैसले की बात करते हैं। आप में से बहुत सारे न्यूज मित्रों को याद होगा जब 2006 में निठारी केस खौफ का दूसरा नाम बन गया था। नोएडा के निठारी में एक नाले से 16 नर कंकाल मिले थे। इससे पहले लगातार ये खबरें आ रही थी कि इलाके के कई बच्चे गायब हुए हैं। जब बच्चों के कंकाल मिले तो हंगामा मच गया। बंगले के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया गया। लेकिन लंबी जांच, अलग अलग अदालतों में सुनवाई के बाद अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है, जिसमें सुरेंद्र कोहली को आरोपों से बरी करते हुए रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। मुनिंदर सिंह पंढेर पहले ही बरी हो चुका है। यानी लंबी जांच के बाद भी एजेंसियां किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई हैं। यानी इस केस की जांच भी कंकाल की तरह बाहर निकली है। कटाक्ष यह है कि 16 नर कंकाल निकले थे और 17वां कंकाल जांच का निकला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कह दिया है कि जांच में कोई दम नहीं था, कई तरह की लापरवाही बरती गई थी। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि जब पंढेर और सुरेंद्र कोहली दोनों के खिलाफ ही सबूत नहीं है, दोनों ही इस मामले में शामिल नहीं थे, तो फिर उन बच्चों की हत्याओं का असली दोषी कौन है? पीड़ित परिवार भी जांच एजेंसियों से नए सिरे से यह सवाल पूछ रहा है। दरअसल निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली से जुड़ा ये 13वां मामला था जिसमें उसे बरी किया गया है। इससे पहले उसे 12 मामलों में बरी किया जा चुका है। यानी अब इस मामले के दोनों आरोपी बरी हो चुके हैं। फैसले के बाद सुरेंद्र कोहली को भी आज जेल से रिहा कर दिया गया, जो गौतम बुद्ध नगर की लुक्सर जेल में बंद था। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली की रिहाई का आदेश देते हुए जो बातें कही वो बहुत अहम है और सीबीआई समेत उन तमाम जांच एजेंसियों पर सवाल है जिनका काम इस मामले की गहनता से जांच कर पीड़ितों को न्याय दिलवाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह खेद की बात है कि लंबी जांच के बाद भी अपराधी की पहचान स्थापित नहीं हो सकी, क्योंकि संदेह चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, वो सबूतों की जगह नहीं ले सकता। जब तक अपराध साबित ना हो जाए कोई भी व्यक्ति निर्दोष रहता है और अपराध हमेशा सबूतों से ही साबित होना चाहिए। जब सबूत विफल हो तो सजा को रद्द किया जाए। चीफ जस्टिस बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, जब कोई जांच सही वक्त पर पेशेवर तरीके से की जाती है तो सबसे कठिन रहस्य को भी सुलझाया जा सकता है। लेकिन इस मामले में असली अपराधी की पहचान करने में हुई लापरवाही और देरी ने पूरी प्रक्रिया को कमजोर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खुदाई शुरू होने से पहले उस जगह को सुरक्षित नहीं किया गया। जांच के दौरान अहम वैज्ञानिक अवसर गंवा दिए गए। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिजल्ट वक्त पर सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुए। ऐसा सबूत नहीं मिला जिसे फोरेंसिक तरीके से घटनाओं से जोड़ा जा सके। साथ ही परिवार और पड़ोस के गवाहों से पर्याप्त पूछताछ नहीं की गई, ना ही अंग व्यापार जैसे सुरागों की सही से जांच की गई। इस तरह की हर चूक ने सबूतों की विश्वसनीयता को कमजोर किया है, जिससे सच तक पहुंचने का रास्ता संकीर्ण हो गया। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि अदालत अपना कोई भी फैसला सबूतों के आधार पर सुनाती है। सबूत जुटाना जांच एजेंसियों का काम होता है। निठारी केस में यह काम सीबीआई को सौंपा गया था, क्योंकि पुलिस की जांच पर पहले दिन से सवाल उठ रहे थे। हालांकि ये जरूर बता दें कि गाजियाबाद जिला अदालत से कोहली और पंढेर को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जब मामला ऊपरी अदालत में पहुंचा तो दोनों वहां से बरी हो गए। इस पर निठारी केस के पीड़ित परिवार क्या कुछ कह रहे हैं, आप ये भी सुनिए। निठारी की वही D5 है जहां मुनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली रहते थे और आरोप लगा कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को, लोगों को उनको हत्या की। बहुत सारे बच्चे निकले थे, 1 बोरा भर के सर भरे थे, 5 बोरा कपड़े भरे थे। जिस तरीके से पंढेर बरी हुआ, सुरेंद्र सिंह कोहली जो है उसको भी कोर्ट ने जांच सही नहीं पाए जाने पर बरी कर दिया। हमारे कहीं सुनाई नहीं भाई, गए तो गए कहाँ, हमारे बच्चे इसने नहीं मारे तो किसने मारे? पूरी मीडिया को मालूम है, इसने खुद कबूला है सबके साथ में। इतना सब कर दिया, जब भी कोर्ट उसको बाहर निकाल रही है, अब गलती कर रही है कोर्ट भी है। किसने काटा है हमारे बच्चे को? इसके घर में सारी चीजें बरामद हुई तो कौन डाल के गया, कौन काटा है? जब प्रूफ नहीं था तो 18 साल जेल में गए बगैर प्रूफ।